matrix and the western matrix and settling on the earth, how it happened, and about the lost cities. Now we are up for the shifting of the pole. सो इसको लेकर के काफ़ी मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि क्योंकि जनरली साइंस में ये पढ़ाया जाता है कि ये बहुत लाखों साल का एक प्रोसेस होता है जिसमें पोल शिफ्टिंग एट्सेट्रा होती है, और ये है बहुत यूजुअल थिंग नहीं है. तो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इट रियली इज़ ऑल अबाउट and where are we now as per the published researches and disclosed or declassified documents which have been declassified by certain intelligence agencies of the world. So let's begin. So there was this document which was declassified in 2013, and it was researched in 1960s, विच वॉज नेम्ड एज द एडम एंड ईव स्टोरी. तो इसमें ये एडम और ईव स्टोरी को प्रॉपरली मतलब उसी की ये सारी एजेस किस तरह से बदल जाती हैं और किस तरह से कब विष्णु आए और कब ओसाइरस आए और कब एडम और ईव की कहानी हुई, मोसेस की क्या कहानी है एट्सेट्रा. तो इसको लेकर के ये एक रिसर्च करी जाती है CIA द्वारा, जिसकी मेन ऑथर थे चैन थॉमस करके. सो व्हाट इट सेज, तो उन्होंने पिछले लास्ट 5 इंस्टेंसेस के बारे में रिसर्च करी और उनकी रिसर्च का ये समेशन आपके सामने है अभी. सो द ओवरवेलमिंग एविडेंस व्हेन पुट इन ऑर्डर, द रिसर्च सेज, gives a dramatic picture of which areas have been at the North Pole, when they moved to the pole and how long they were there. तो लास्ट 5 बार के बारे में उन्होंने रिसर्च करी कि वो कहाँ पे थे, कब वो शिफ्ट हुआ, कितने साल तक वो जगह जो है वो पोल की तरह उसने काम किया एट्सेट्रा. सो जो अभी का है नॉर्थ पोल एरा वो आर्कटिक ओशन का है, अभी हम सभी जानते हैं, जिसकी शुरुआत इस रिसर्च के अनुसार 6,500 साल पहले हुई. उससे पहले जो नॉर्थ पोल रीजन था वो सूडान बेसिन था, जो कि 6,500 साल पहले से उससे 11,500 साल माइनस में था, मतलब इसकी ड्यूरेशन लगभग 5,000 साल की थी. उससे पहले जो था वो हडसन बे था, जो 18,500 साल पहले शुरुआत हुई और 11,500 साल पहले समाप्ति हुई, जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 7,000 साल की रही. उससे पहले कैस्पियन सी था, जिसकी शुरुआत 29,000 साल पहले हुई और जिसकी समाप्ति जो है 18,500 साल पहले हुई, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 10,500 साल रही. उससे पहले विस्कॉन्सिन रीजन था, जो कि 35,000 साल पहले उसकी वो नॉर्थ पोल वहाँ पे शिफ्ट हुआ और 29,000 साल पहले तक वहाँ पे नॉर्थ पोल रहा, और जिसकी ड्यूरेशन लगभग 6,000 साल थी. तो अब ये इस रिसर्च के अंतर्गत जो इन्होंने डेट्स दी हैं, इसके आधार पे अगर हम इस अर्थ की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी एट्सेट्रा के बारे में विवरण करें, और जो इस रिसर्च में काफ़ी उसके बारे में चित्रण करने की कोशिश भी करी गई है, तो इसी के आधार पे सारा जो हमने लॉस्ट सिटीज़ के बारे में देखा कि कभी वो लैंड जुड़ी हुई थी और कभी अब वो लैंड जुड़ी हुई नहीं है. पहले जो है अंटार्कटिका जो है मॉडरेट क्लाइमेट होता था और अब जो है वो आइस शीट से कवर है. पहले कभी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पे समुद्र होता था और अब जो है वहाँ पे लैंड फॉर्म है. तो इस तरह से ये पूरा जोग्राफिकल सिनेरियो चेंज होता रहता है, और वो हम जब तक उसे कनेक्टेड पिक्चर से नहीं देखते तो हमें वो पूरा ओवरऑल मूवमेंट पता नहीं चलता कि किस तरह से स्टोरीज़ वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से अलग अलग सभ्यताएं किस तरह से बता रही हैं. जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो किस तरह से यहाँ के इंडियन से कभी जुड़े हुए रहे होंगे, कभी जो रेड इंडियंस हैं वो किस तरह से जुड़े हुए रहे होंगे, कभी अफ्रीकन्स वो किस तरह से जुड़े हुए रहे होंगे, एंड सो. तो हमें समझ नहीं आता कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कैसे हुई होगी, बिकॉज वी डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस शिफ्ट ऑफ द पोलर रीजन. और इसी के अंतर्गत सारी की सारी जो है हमारी कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी बदल जाती है. तो यह हमें थोड़ा समझना
चाहिए। अब इसमें साल 2-4 हज़ार इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट रियली हैपन्स एंड रिसर्चेज हैव बीन मेड एंड रिसर्चेज बाय इंस्टीट्यूट्स लाइक CIA। तो वो कोई फर्जी काम तो कर नहीं रहा था, और उसे उसने 40 साल बाद लगभग 40 नहीं 50 साल बाद लगभग डीक्लासीफाई किया। तो 50 साल तक ये इन्फॉर्मेशन दबा के रखी, और वो 2013 में क्यों किया? बिकॉज समथिंग फिशी वॉज हैपनिंग। और फिर उससे पहले वो कहते हैं कि हम पैनिक नहीं करवाना चाहते एट्सेट्रा, लेकिन फिर वो जब वो समय उस तरह का आ गया तो उन्होंने फिर वो 2013 के आसपास में इसे डिक्लासीफाई किया। सो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर प्रेजेंट टाइम्स, आई विल सजेस्ट यू टू लुक इन टू। So let's go further. So Nilesh Oak is a researcher, is an Indian historian now himself. It may be pointed out at the start here. Dates the Rig Veda at 22,000 BCE to 6th millennium BCE. The Ramayana at 12,209 BCE and Mahabharata at around 5,500 BCE. So the point is not like कि अब मैं को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रामायण कब हुई है और महाभारत कब हुई है। आई जस्ट वांट टू कोरिलेट थिंग्स। कि आप देखिए कि ये जब वो हडसन बे के आसपास में था 11,500 साल पहले, तब के आसपास में वो रामायण के बारे में नीलेश ओक कह रहे हैं। और ये लगभग 6,500 साल पहले जब वो सूडान बेसिन के आसपास में था, तो उसके आसपास में वो महाभारत की संरचना बता रहे हैं। 7,500 साल के आसपास की उनकी कैलकुलेशन है। तो देर आर प्लस एंड माइनस ओवर हेयर एंड देयर। और जो नीलेश ओक की रिसर्च है दैट इज़ बेस्ड अपॉन वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर से उन्होंने वो सारे श्लोक एट्सेट्रा पढ़ करके, क्योंकि उन श्लोकों में वो सबका विवरण है, काफ़ी कुछ का विवरण है, जैसे जिसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो जैसे इस श्लोक का उन्होंने कहा कि एज द मिड डे अप्रोच्ड द वॉरियर्स कुड नॉट डायरेक्टली लुक एट ब्राइटली शाइनिंग कृष्णा, नॉट अनलाइक द मिड डे सन. Similarly, Pandav warriors could not directly look at Bhishma, who was fighting with his white horses and white bow, not unlike the white planets risen in the sky. So three wild planets, Jupiter, Venus and the moon, were in the eastern sky behind the sun. तो ये इन्फॉर्मेशन को उन्होंने फिर उस सॉफ्टवेयर में मैप डाउन करने की कोशिश करी। और ऐसे ये तो केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने एटलीस्ट मतलब टेंस ऑफ एग्जाम्पल इस तरह के प्रस्तुत करे हैं, जिसके आधार पे वो इस डेट तक पहुँचे हैं। और जो वो रिसर्च है वो उससे कहीं ना कहीं कोहेरेंसी उसके उन दोनों के बीच में हमें दिखाई देती है। सो एस्ट्रोनॉमिकली भी वो अब इस्टेब्लिश धीरे धीरे रिसर्चर्स कर रहे हैं, और उसे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी अपने तल पे उसे अलग तरह से रिसर्च करके वो डेट्स हमारे सामने प्रस्तुत करी है। सो ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत लाखों साल पहले की कहानी है। तो ये यहाँ पे लगभग साबित हो रहा है। इसमें और भी बहुत सारी रिसर्चर्स को आई कैन कोट, लेकिन आई विल नॉट मेक इट वेरी लॉन्ग, सो लेट्स कीप इट शॉर्ट नाउ। तो इसमें इन्होंने फिर ये नीलेश ओक ने ही ये पूरा मतलब तैयार करा कि किस तरह से सारे रीजन्स कनेक्टेड होंगे, अयोध्या से प्रयाग, प्रयाग से रामटेक, रामटेक से पंचवटी से किष्किंधा, मतलब ये जो रूट रहा होगा उनका जब राम ने अपनी यात्रा करी, 14 साल का वनवास किया, तो किष्किंधा, फिर वो महेंद्रगिरी, फिर वो लक्काद्वीप सी और नीचे लंका। और ये किससे कोरिलेट हो रहा है? जो हमने लॉस्ट सिटीज़ में लमूरिया का रीजन देखा था, जो हमने देखा था 7,000 किलोमीटर का वो नीचे का रीजन, उसमें बताया गया है तमिल लिटरेचर में, द्रविड़ लिटरेचर में। और बाकी जो मॉडर्न फाइंडिंग्स हैं, मॉडर्न डिस्कवरीज़ हैं, उसमें भी उन्होंने एक कनेक्टेड लैंडफॉर्म जो कि अफ्रीका, सदर्न टिप ऑफ इंडिया और इधर मलय पेनिनसुला तक वो एक कनेक्टेड रीजन था। और ये नीलेश ओक भी अपनी रिसर्च, इनकी रिसर्च अलग एक एंगल पे चल रही है और वो रिसर्च एक अलग एंगल पे चल रही है, लेकिन दोनों एक जगह आकर के कोइंसाइड कर रही हैं, उनकी लोकेशन भी कहीं ना कहीं आकर के कोइंसाइड कर रही हैं। सो विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंटर टुवर्ड्स कि यहाँ पे हाँ उस तरह से था। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ द पोल है, जो कि CIA की रिसर्च भी बता रही है, और भी रिसर्चेज हैं जो यह हमें एटलीस्ट डायरेक्शन दे रही हैं कि हाँ समथिंग लिटरली चेंजेस
जो भी उन्होंने वो टाइमलाइन दी है उसके अनुसार। सो या अब उसी डॉक्यूमेंट में अयोध्या के बारे में मेंशन है कि द प्रोविंस ऑफ सीलोन हेल्ड द मेजर सिविलाइजेशन। अब सीलोन क्या है, यही नीचे लंका वाला लेमुरिया वाला रीजन जो है। द प्रोविंस ऑफ सीलोन या कुमारी कंदम, द प्रोविंस ऑफ सीलोन हेल्ड द मेजर सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इजिप्ट एंड द होली लैंड वर थ्राइविंग मिक्सचर्स ऑफ वेजिटेशन एंड सिविलाइजेशन। और वही आगे बताते हैं, अयोध्या नाउ ए सबर्ब ऑफ लखनऊ वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो है 11,500 साल पहले के इवेंट का जो उनका चैप्टर है उसमें इन्होंने अयोध्या के बारे में मेंशन किया है। तो ये डेट भी लगभग इसके साथ कोइंसाइड करती हुई, ये हालांकि 14,000 साल के आसपास जा रही है। और वो जब कोई पोलर एरा होता है तो वो जैसे हमने देखा कि कोई 5,000 साल को, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम बदल जाता है, तो वो एक युग होता है। तो उस युग के अंतर्गत कि वो इन्होंने एक ये अपनी डेट बताई ऑलमोस्ट। और यहाँ पे वो यहाँ पे तो इवेंट हो गया, मतलब 11,500 साल पहले तो इवेंट हो गया, लेकिन वो युग तो है उससे पहले 5,000 7,000 साल तक चला होगा। तो वो उसके अंतर्गत वो सारी रामायण रची जाती है। हम इसे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सो वेयर आर वी नाउ? सो 10,800 के आसपास अटलांटिस की फॉल होती है। और जो शिफ्ट पॉइंट जो 2012 एडी के बारे में बताया जाती है, हाफ साइकिल प्लेटोनिक ईयर, जो कि हमने कॉस्मोलॉजिकल एजेस में 24,000 साल का एक साल मतलब बड़ा साल देखा था, द ग्रैंड ईयर और द ग्रेट ईयर। उसके अंतर्गत अभी क्या हुआ, जब फॉल ऑफ एटलांटिस हुआ तो ये इस तरह से साइन वेव चलता रहता है। तो कॉन्शियसनेस नीचे गिर जाती है, वो डार्क फेज में आ जाते हैं। तो 10,800 BC में लगभग 12,500 साल के आसपास या 12,800 साल के आसपास वो कॉन्शियसनेस नीचे माइनस में जानी शुरू हो गई। फिर एट सम पॉइंट इन टाइम वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और 2012 में वो मिड पॉइंट पे आ जाती है। और उसके बाद जब हम वो असेंशन एट्सेट्रा के साथ उसे जोड़ते हैं कि अवेकनिंग हो रही है, द ग्रेट अवेकनिंग एट्सेट्रा, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो 3D 5D एट्सेट्रा की बात होती है, वो सब इस हाफ साइकिल के से भी अगर हम कोरिलेट करते हैं तो विच इज़ प्रूविंग मैनी थिंग्स राइट। सो या ये हाफ साइकिल जो है वो एक 12,850 का होगा, या 12,000 का मान लीजिए, 12,000 का। और वो 2012 में के आसपास में वो जो है वो अब हम पॉजिटिव साइड में जाना शुरू कर रहे हैं। तो अब हम लगभग 6,000 साल तक ऊपर जाएंगे एज फार एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज़ कंसर्न। और फिर वो 6,000 साल के बाद फिर वो फॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगले 12,000 12,500 साल तक वो पॉजिटिव है। और फिर उसके बाद फिर से वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये डुअलिटी जो है अपने आप को बैलेंस करती है, क्योंकि इसके तो दोनों ही पुत्र हैं, डार्कनेस भी और लाइट भी, तो ये दोनों को बैलेंस रखती है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करती। तो जितना समय डार्कनेस को देता है वो सोर्स फील्ड, उतना ही वो पॉजिटिव को भी देता है। और इसीलिए ऐसे ही वो बैलेंस स्थापित करके यहाँ पे ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस को फलीभूत करता है या करती है, वॉट एवर। सो ये जस्ट अ ग्लिम्स है उसी से कि 11,500 साल पहले जो इवेंट हुआ उसमें किस तरह से कॉन्टिनेंट्स रहे होंगे। तो दिस वाज द कन्फिग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन 18,500 ईयर्स अगो एंड 11,500 ईयर्स अगो। द नॉर्थ पोलर आइस कैप फॉर्म द लॉरेंशियन बेसिन इन कैनेडा। द कॉन्टिनेंट्स हाउएवर वर नॉट क्वाइट द सेम। तो वो चेंज तो होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, बिकॉज वन कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट हैपन्स व्हेन दिस काइंड ऑफ शिफ्ट अकर्स। बिकॉज वो धुरी ही बदल रही है ना, जैसे हमने वो चक्का देखा था, वो चक्के की अगर धुरी ही बदल गई तो वो सब कुछ ही बदल जाएगा। सो या हम कभी लैबोरेटरी डिस्कशन करेंगे तो उसी में और चर्चा करेंगे। सो लेट्स कीप इट शॉर्ट। सो देयर वाज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट इन द अटलांटिक ओशन एरिया। अटलांटिक ओशन एरिया में एक जो कि फिर वो डूबने की कहानी आती है, अटलांटिस एटसेट्रा की बाद में कहानी आती है। अब आप अटलांटिक ओशन वहाँ मत सोचिए जहाँ पे वो अभी है। So there was a huge continent in the Atlantic Ocean area which is stretched from Iceland and England across the Atlantic to the Bahamas. The Gulf of Mexico and the Caribbean Sea did not exist. They were land at that time. तो उस समय वो लैंड थे, अब बाद में वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी बन जाते हैं। There was another continent in the Pacific covering an area now ringed by the Hawaiian island, the Galapagos,
ईस्टर आइलैंड, तहीती, द सोलोमन्स एंड द कैरोलिन आइलैंड। तो इस तरह से उस समय की इन्होंने उसका चित्रण करने की का प्रयास किया है। ऐसे ही ये फिर और मतलब कनेक्शन स्थापित करने के अपने उसमें मोजेस और सोलन के बीच में कनेक्शन स्थापित करते हैं। और उसमें कहते हैं प्रीस्ट ऑफ इजिप्ट आर सपोज टू हैव टोल्ड सोलन ड्यूरिंग हिज 10 years इन इजिप्ट दैट 9,000 years बिफोर दैट टाइम देयर वाज अ कैटेक्लिज्म विच बरीड एटलांटिस बीनीथ द ओशन। सो फिर वो 9,000 प्लस 600 BC जिसके आसपास वो कहानी बताई जा रही है, प्लस 1950 इज इक्वल टू 11,550 ईयर्स अगो। तो यहाँ से वो डेट्स एक्सेट्रा स्थापित कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो किस तरह से वो उन डेट्स पे या वो उन डेट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जो कोई भी रिसर्च होती है वो भी इंटेलिजेंस एजेंसी करती है, और वो भी अपने खुद के रिसर्च के लिए, वो भी पब्लिक रिसर्च के लिए नहीं, वो तो 50 साल बाद उसे डिस्क्लोज करती है। तो उसमें वो बहुत सारे क्रॉस एंड चेक्स लगाती है कि उस कोई भी डेट तक पहुंचने में। तो ये केवल एक उनका क्रॉस चेक आई एम प्रेजेंटिंग यू। और वो पब्लिश रिसर्चेज में भी कुछ ही वेरिफिकेशंस पब्लिश किए जाते हैं और बाकी बहुत सारे रख लिए जाते हैं। सो प्रेजेंट टाइम्स में क्या हो रहा है, अब ये 1831 से 2007 का पोल किस तरह से शिफ्ट हो रहा है उसका एक मैपिंग करने की कोशिश करी गई है। तो जो ये ब्लू वाला रीजन है ये मतलब स्टार्टिंग का फेज़ है, मॉडल पोल लोकेशंस फ्रॉम 1592 टू 2020। और 1831 से 2007 का जो है वो येलो वाला रीजन है। तो आप देखिए कि जो वो ब्लू वाला रीजन है उस समय कितना खिसका, ज़रा सा खिसका ये जो शुरुआती अपने दौर में। लेकिन फिर वो 1904 के बाद 1904 से 1948 के बीच में वो काफ़ी लंबा गया। फिर उसके बाद फिर अगले 14 साल में वो आगे बहुत ज़्यादा खिसका। फिर वो अगले 9 साल के आसपास में वो आगे खिसका। फिर 1984 के बाद 10 साल में उसने और ज़्यादा एक्सीलरेशन लिया। 1994 से 2001 के बाद और फर्दर एक्सीलरेशन हुआ। 2001 से 2007 के बीच में और फिर उसके बाद उसने गति पकड़ता वो शुरू हो गया। अब क्या गति है उसका वो हम आगे देखेंगे। सो ये अर्थ.com का आर्टिकल है जिसमें ये द नॉर्थ पोल इज़ मूविंग एट अ डेंजरस पेस, द राइटर सेज ओलिविया हार्वे। So at the beginning of the 20th century, the magnetic North Pole was located in Canada. In 2000, it was in Greenland. And now, almost 20 years later, the magnetic North Pole is currently en route to Siberia, moving eastward at about 40 kilometers per year. And with the Earth's magnetic field prone to reverse its polarity, the Earth and our technology could be at risk for major disruption. तो ये इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं। और अब आपको ये लग रहा होगा कि अभी तो 40 किलोमीटर, अब वो 55 किलोमीटर प्रति साल की रफ्तार उसने लगभग पकड़ ली है। लेकिन ये 2019 का आर्टिकल है, तो वो किस तरह से बदलाव आएगा वो हम देखेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि सालों लगेंगे या जो भी है व्हाटएवर। सो पोल्स रेडिकल मूवमेंट, ये फोर्ब्स का आर्टिकल है कि एट द टर्न ऑफ द 20th century द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वॉज फर्मली इन द कैनेडियन आर्कटिक. It spent the next century meandering about 10 degrees to the north, moving ever closer to the ट्रू नॉर्थ पोल. अब इसमें 40 डिग्री का एक मार्क है, अगर वो एक बार क्रॉस कर जाता है तो वो थिंग्स विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग इवन फास्टर. यानी वन कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पेस इट कैन टेक, या मतलब किस गति के साथ वो बढ़ सकता है. सो अराउंड 2001 इट्स मूवमेंट बिगैन टू एक्सीलरेट एंड बाय 2019 मैग्नेटिक नॉर्थ हैड एक्चुअली मूव्ड ऑल द वे नॉर्थ, क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड बिगैन ट्रैवलिंग साउथ ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब टुवर्ड्स साइबेरिया. तो आपने इस तरह की खबरें सुनी भी होंगी कि साइंटिस्ट को वो जीपीएस एट्सेट्रा में के इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा में चेंजेस करने पड़ गए थे रातों रात, क्योंकि दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ कि वो एकदम से हो जाएगा एंड दे हैव टू डू इट. और वहाँ पे कुछ समय के लिए वो काम करना भी बंद कर दिया, क्योंकि पोल जैसे आप वो कंपस भी देखेंगे उसमें जो ट्रू नॉर्थ एट्सेट्रा होता है उसी से तो सब कुछ चलता है. और अगर वही बदल जाए तो ये सारे ये एयरप्लेन एट्सेट्रा तो आपस में क्रैश करना शुरू कर देंगे. तो दैट रियली हैपन्ड, और वो हमें एकदम से उसमें चेंजेस करने पड़े वैज्ञानिकों को. सो द मैग्नेटिक पोल्स रेडिकल मूवमेंट हैज़ फोर्स अपडेट्स टू द वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल्स यूज, जैसे मैं अभी बता रहा था, एंड delivered more teams reports that it's still on the move. सो आर्कटिक सी के बारे में क्या है कि आर्कटिक सी आइस थिनिंग ट्वाइस एज फास्ट एज थॉट, क्योंकि अब वहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं रहेगा तो
वहाँ पे फिर वो आइस आइस शीट नहीं रहेगी, तो वहाँ पे वो ये आइस जो है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, एंड इट हैज़ स्टार्टेड थिनिंग ट्वाइस एज फास्ट एज दस रिसर्चर्स और द साइंटिस्ट कम्युनिटी हैज़ थॉट। सो ये guardian.com की हेडलाइन है। ये क्लाइमेट नासा की वेबसाइट से क्या कहता है कि आर्कटिक सी आइस रीचेज इट्स मिनिमम ईच September Arctic sea ice is now declining at a rate of 13% per decade relative to the 1981 to 2010 एवरेज। तो अभी उसने 13% डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है पर डेकेड, मतलब एज पर ये 2010 के आसपास की बात यहाँ पे करी जा रही है। रिलेटिव टू द 1980, मतलब ये रिलेटिव ही होता है हमेशा कि पिछले 30 साल के रिलेशन में आज की क्या स्थिति है, पिछले 60 साल के रिलेशन में आज क्या स्थिति है, एंड सो ऑन। सो लेट्स मूव टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड नाउ, क्योंकि दीज टू आर को रिलेटेड विद ईच अदर। तो जब वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीकन होना शुरू होती है और ये इधर पोल शिफ्ट करना शुरू करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट रियली नो कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो वेरी ब्रीफली, अर्थ इज सराउंडेड बाय एन इमेंस मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड द मैग्नेटोस्फेयर। ये तो पता होता है लोगों को। तो जनरेटेड बाय पावरफुल डायनामिक फोर्सेज एट द सेंटर ऑफ आवर वर्ल्ड, आवर मैग्नेटोस्फेयर शील्ड्स अस फ्रॉम इरोजन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर बाय द सोलर विंड। तो ये मैग्नेटोस्फेयर क्या करता है, जो सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स एक्सेट्रा ऊपर से सूर्य फेंकता है, या उसकी जो भी सौर आंधी आती है उसे धरती तक आने नहीं देता, जिससे कि वो हमारे जो ये एटमॉस्फेरिक बेल्ट है उसका इरोजन नहीं होने देता। तो धरती तक नहीं आता, तो हमारी सैटेलाइट्स एक्सेट्रा जो भी हमारी तकनीक एक्सेट्रा है उसे वो प्रभावित नहीं करता। पार्टिकल रेडिएशन फ्रॉम कोरोनल मास इजेक्शंस एंड फ्रॉम कॉस्मिक रेज फ्रॉम डीप स्पेस, तो इनसे हमारी सुरक्षा करता है। तो ये क्या है, धरती की एक शील्ड है। जैसा कि अगर आप उत्पत्ति में भी जाएंगे तो ये पहले जब शील्ड नहीं होती थी तो यहाँ पे जीवन नहीं संभव था, लेकिन जब उसके बाद ये शील्ड बननी शुरू होती है तब आई एम टेलिंग यू द साइंस, इट मे नॉट बी राइट बट व्हाट इज़ द साइंटिफिक ओपिनियन अबाउट ऑल दिस। सो जब ये एक शील्ड बनना शुरू होती है तो फिर यहाँ पे वो जो ऊपर के कॉस्मिक रेज हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की जो सौर आंधी है, सोलर विंड है, सोलर फ्लेयर्स है, उसे वो रोकने की क्षमता रखता है, और फिर उसके बाद लाइफ स्टार्ट्स फ्लरिशिंग। सो अगर यही वीकन होना शुरू हो जाए और ये मान लीजिए बिल्कुल थिन हो जाए, तो ये सारी हमारी जितनी भी यहाँ की टेक्नोलॉजी हम, और ऐसे ही जो हमने देखा लेमोरिया, अटलांटिस एक्सेट्रा, या जो भी सिविलाइजेशन आती हैं जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं, ये किस तरह से होता है। तो ऐसे ही कोई एक इवेंट होता है और उस इवेंट के बाद जितनी भी हमने मानव सभ्यता ने तरक्की करी होती है वो रातों रात ख़त्म हो जाती है। सो इसीलिए वो सारा जो हमने इस सीरीज़ में मतलब डिस्कस करने की कोशिश करी है, सो दैट वाज बिल्डिंग अप टू मतलब एवरीथिंग वॉज कनेक्टेड विद ईच अदर, अगर आपने उसे सिंसियरली फॉलो किया है तो। सो आर मैग्नेटोस्फेयर प्लेज द रोल ऑफ गेट कीपर, repelling these forms of energy that are harmful to life, trapping most of it safely away from earth surface। तो ये अर्थ सरफेस तक आने नहीं देती, और ये एक चौकीदार का या गेट कीपर का काम करते हैं, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को यहाँ तक आने नहीं देते हैं। मतलब जो भी उसी की वजह से हमारा सारा टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हम कर पाते हैं। या अब द वीकनिंग ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड और क्या होती है और वो क्या कार्य करती है उसके बारे में डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं कि वीकनिंग का प्रोसेस कैसे चल रहा है। सो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का आर्टिकल है, तो उसमें वो कहते हैं कि ओवर द लास्ट 200 ईयर्स द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ लॉस्ट अराउंड 9% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ऑन ए ग्लोबल एवरेज। मतलब पिछले 200 सालों में 9% वो लूज़ कर चुकी है, मतलब ऑन ग्लोबल एवरेज। वो भी अब मतलब कहीं पे ज़्यादा करेगी, कहीं पे कम करेगी, वो हम कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसे और ज़्यादा ब्रेकअप करेंगे। और बाकी और प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में या प्लैनेट्स में साइंटिस्ट के अनुसार किस तरह से वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी है, बहुत जगह की वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, उसके बारे में भी कभी और विस्तृत चर्चा अगर करेंगे, अगर मतलब पॉसिबल हुआ तो। So a large region of reduced magnetic intensity has developed between Africa and South America and is known as the South Atlantic anomaly। तो वो उस रीजन में
वो उसने एक अपनी बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, कहीं कहीं जैसे आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा तो वो कहीं पे वो डेवलप होता है। तो ऐसे ही साउथ अटलांटिक एनॉमली जो है वो बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, वहाँ पे और ज़्यादा लार्ज रीजन ऑफ रिड्यूस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी हैज़ डेवलप्ड ओवर देयर। सो आगे क्या कहता है ये आर्टिकल कि फ्रॉम 1970 टू 2020 कि लगभग पिछले 50 सालों में द मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ इन दिस एरिया हैज़ ड्रॉप फ्रॉम अराउंड 24,000 नैनो टेस्ला टू 22,000, वाइल एट द सेम टाइम द एरिया ऑफ द एनॉमली हैज़ ग्रोन। मतलब 24,000 नैनो टेस्ला से 22,000 नैनो टेस्ला पे आ गया है, और वाइल एट द सेम टाइम द एरिया ऑफ द अनोमली हैज़ ग्रोन, वो और बढ़ता जा रहा है वो जो एरिया है, एंड मूव्ड वेस्टवर्ड एट अ पेस ऑफ अराउंड 20 किलोमीटर पर ईयर। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स सेकेंड सेंटर ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी हैज़ इमर्ज साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो एक और सेंटर बनना शुरू हो गया है साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, इंडिकेटिंग दैट द साउथ अटलांटिक अनोमली कुड स्प्लिट अप इनटू 2 सेपरेट सेल्स। तो ये कुछ ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि वो अपने आप जो पहले एक साउथ अटलांटिक अनोमली थी, अब उसके 2 टुकड़े होने शुरू हो रहे हैं एज पर द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड द एनोमली इज डेवलपिंग विगरसली। तो जुर्गन मत्सका फ्रॉम द जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसिस सेज कि द न्यू ईस्टर्न मिनिमम ऑफ द साउथ अटलांटिक एनोमली हैज़ अपीयर्ड ओवर द लास्ट डिकेड एंड इन रिसेंट ईयर्स इज डेवलपिंग विगरसली। सो या एंड और आगे ये यही आर्टिकल आगे ईएसए का कहता है कि एन एमिनेंट पोल रिवर्सल इज देयर, सो इट हैज़ बीन स्पेकुलेटेड वेदर द करंट वीकनिंग ऑफ द फील्ड इज अ साइन दैट अर्थ इज हेडिंग फॉर एन एमिनेंट पोल रिवर्सल इन विच द नॉर्थ एंड द साउथ मैग्नेटिक पोल्स स्विच देयर प्लेसेस। सो ये इस तरह से होता नहीं है, लेकिन हाँ वो इस तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी बताती है, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अभी हमारी क्या स्थिति है और वो फैक्चुअली क्या स्थिति है, फिर वो एक्चुअल में क्या है वो हम कभी बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सो या वेयर आर वी एट नाउ एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद एवरीथिंग, कि अवेकनिंग के साथ कैसे रिलेटेड है, असेंशन के साथ कैसे रिलेटेड है, कॉस्मोलॉजिकल एजेस में हम अभी कहाँ पे पहुँचे हैं, वो पिछले 5 पोल रिवर्सल्स कैसे हुए, उनका संपर्क कुमारी कंदम, लंका एट्सेट्रा या लेमुरिया अटलांटिस के साथ किस तरह से है, वो कैसे डूब गए एट्सेट्रा। तो ये सब आपस में एक विस्तृत जो कॉस्मिक मिस्ट्री है उसे हम अनरेवल करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग अ पोल रिवर्सल द मैग्नेटिक फील्ड वीकन्स सेज नासा। सो तो वही अब मैग्नेटिक फील्ड भी वीकन हो रही है, और उधर जो है वो पोल भी बहुत आगे तेज़ी से भाग रहा है। उसमें एक मैग्नेटिक एक्सकर्शन नाम का एक चीज़ होती है जिसमें, लेकिन जो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो एक्सकर्शन मूवमेंट से अब आगे पहुंच चुकी है। अगर एक्सकर्शन का मतलब होता है कि कुछ वो आगे मूव करता है पोल, और फिर उसके बाद वापस अपने स्थान पे आ जाता है, तो ये ऐसे आगे पीछे थोड़ा थोड़ा करता रहता है। लेकिन अब वो इट हैज़ मूव्ड टू फार टू मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। सो वो कभी आगे और डिटेल्ड में देखेंगे। एंड देन देयर आर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑल्सो, डायरेक्टेड सोलर फ्लेयर्स, कि अब 2-4 दिन पहले ही वो बिल्कुल अर्थ डायरेक्टेड सोलर फ्लेयर आया है। अभी तक जो है वो अर्थ डायरेक्टेड सोलर फ्लेयर्स आर नॉट वेरी कॉमन। वो सोलर फ्लेयर्स तो मतलब इट्स अ कॉमन फिनोमेना, और अब सोलर मैक्सिमम भी इस समय वी आर इन द सोलर मैक्सिमम, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले के ही के अनुसार वो किस तरह से, अब ये जब पब्लिश होगी ये वीडियो तो उस समय 2-4 दिन नहीं रहेंगे। सो या आई एम सॉरी फॉर दैट। सो जो डायरेक्टेड सोलर फ्लेयर्स या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स है वो भी ऊपर काफ़ी समय से प्रगति कर रहे हैं, और जब सोलर मैक्सिमम की अवस्था में वो और ज़्यादा, अभी सोलर मैक्सिमम क्या होता है उसके बारे में हम कभी और विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अपना जो सन का जो ये शिफ्ट होता है ये हर 12 साल के आसपास में, मतलब ये इसकी एक साइकिल चलती रहती है, टू पुट इट वेरी लूजली। इसे और डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। तो ये जो खबर हमने देखी थी कि जो स्टारलिंक हैज़ लॉस्ट डजन्स ऑफ सैटेलाइट्स दैट वर कॉट इन अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इन अ डे आफ्टर दे वर लॉन्च्ड ऑन February 3, 2022। तो इसी तरह से मान लीजिए एक उस समय तो मतलब बिल्कुल डायरेक्टेड सोलर फ्लेयर एकदम से आया नहीं था, और बहुत मतलब इंटेंसिटी के साथ नहीं था। अगर वो एक हैवी इंटेंसिटी के साथ वेल डायरेक्टेड सोलर फ्लेयर अगर आता है, तो जो बात होती है कि यहाँ पे सारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एट्सेट्रा सबको प्रभावित करने की क्षमता रखती है, तो वो बिल्कुल सत्य बात है, और ये इसमें कोई मिथ्या नहीं है। सो या
जो लोग सोचते हैं कि सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या नहीं है। एंड देर इज़ मच मोर विच विल नॉट बी कवरिंग ओवर है, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी लोगों को लग रहा हो कि बहुत साल लग जाएंगे या जो भी है, एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि वो मतलब अभी नियर फ्यूचर में हो जाएगा या कितने साल में होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट यू अ पिक्चर कि अभी हमारी क्या स्थिति है, एंड व्हाट आर द इफ्स एंड बट्स रिलेटेड विद इट, एंड हाउज एंड वाइज एंड व्हाट्स एंड एट्सेट्रा। सो यही फिर एडम एंड ईव स्टोरी पे वापस जाते हैं, और ये क्या कहता है कि इन अ फ्रैक्शन ऑफ डे इट हैपन्स। ये नहीं है कि फिर पहले तो वो धीरे 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 करते करते चलेगा, वही अगर वो 40 डिग्री को पार कर जाता है तो फिर उसके बाद मतलब थिंग्स विल चेंज वेरी वेरी रैपिडली। सो ये कहते हैं कि यू कैन सी देन दैट आइस एजेस आर नॉट अ मैटर ऑफ एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग आइस, इट्स सिंपली दैट डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ आर इन पोलर रीजन्स एट डिफरेंट टाइम्स for different durations of time, with the changes between positions taking place in a fraction of day। मतलब उसके लिए जब वो एक बार अपना थ्रेशोल्ड पार कर जाता है तो उसके बाद वो ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर उसके बाद वो एकदम से इट्स अ इट्स एन इमीडिएट इवेंट सॉर्ट ऑफ। और उसके लिए फिर वो प्रिपरेशन एट्सेट्रा जो लोग प्रिपरेशन करके रखते हैं वो भी उनका सर्वाइवल भी इट बिकम्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट। सो या इफ़ दैट हैपन्स इन आर नियर फ्यूचर, या सो नेक्स्ट कैटेगलिज्म के बारे में ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि इन कैलिफोर्निया द माउंटेन्स शेक लाइक फर्न्स इन अ ब्रीज। मतलब कि नेक्स्ट कैटेगलिज्म में इन्होंने अपनी पिक्चर बनाई कि क्या होगा उस समय। So in California, the mountains shake like ferns in a breeze. The mighty Pacific rears back and piles up into a mountain of water more than 2 miles high. Then starts its race eastward. कि वो पैसिफिक मतलब स्टार्ट राइजिंग ऑलमोस्ट 2 miles हाई, और फिर उसके बाद वो ईस्टवर्ड चलना शुरू करता है। विद द फोर्स ऑफ 1,000 आर्मीज द विंड अटैक्स, रिपिंग, श्रेडिंग everything in its supersonic bombardment. The unbelievable mountain of Pacific sea water follows the wind eastward, burying Los Angeles and San Francisco as if they were but grains of sand। कि वो इस तरह से उन्हें बरी कर देता है लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों को, जैसे कि वो कोई एक सैंड का दाना रहे हो। नथिंग बट नथिंग स्टॉप्स द रिलेंटलेस, इट सेज, ओवरवेलमिंग ऑनस्लॉट ऑफ विंड एंड ओशन। आगे ये कैटेगलिज्म के बारे में क्या बोलते हैं जो नेक्स्ट दे वर एक्सपेक्टिंग और दे हैव रिसर्च्ड अपॉन, कि ईस्टर्न साइबेरिया एंड द ओरिएंट सफ़र अ स्ट्रेंज फेट इंडीड, एज दो अ जायंट सबटेरेनियन स्काइथी स्वीप्स अवे द अर्थ's foundations, accompanied by the wind in its screaming symphony of supersonic death and destruction. As the Arctic basin leaves its polar home, Eastern Siberia, Manchuria, China, and Burma are subjected to the same annihilation as South America: wind, earth fire, inundation, and freezing. Jungle animals are shredded to ribbons by the wind, piled into mountains of flesh and bone, and buried under avalanches of seawater and mud. Then comes the terrible paralyzing cold. Not man, nor beast, nor plant, nor earth is left unfrozen in the entire Eastern Asian continent, most of which remains below sea level. East of the Urals in western Siberia, a few lucky people survive the fantastic winds and quakes। तो किस तरह से वो होने की संभावना है, तो उस संभावना के बारे में बता रहे हैं कि सब कुछ फ्रोज़न हो जाता है, नॉट मैन नॉर बीस्ट, ना कोई जानवर, ना कोई पेड़, ना कोई मतलब ना धरती इज़ लेफ्ट अनफ्रोज़न। और ये बता रहे कि इन वेस्टर्न साइबेरिया फ्यू लकी पीपल सर्वाइव, और मंचूरिया, साइबेरिया, चाइना, बर्मा, इन सब का भी वही हाल होता है जो साउथ अमेरिका का हाल होता है, विंड, अर्थ फायर, इनंडेशन एंड फ्रीजिंग। सो या सो तो नेक्स्ट पोल नॉर्थ पोल के बारे में इनकी क्या रिसर्च रही है उसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट नॉर्थ पोल कहाँ पहुँचने वाला है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, फॉर एटलीस्ट जो कि living in the country of India or in the nation of India. So the Bay of Bengal basin just east of India is now at the North Pole। तो इनके अनुसार जो नॉर्थ पोल है, और ये आजकल के जो रिसर्चर्स हैं जो हम कभी बाद में मैं डिटेल में उसमें जाऊंगा, वो भी इसी लोकेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो एक मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट को अगर आप स्टडी करते हैं तो वो वहीं पे कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
सो द बे ऑफ बंगाल बेसिन जस्ट ईस्ट ऑफ इंडिया इज़ नाउ एट द नॉर्थ पोल। तो इनकी जो रिसर्च होती है वो इस तरह से होती है कि ये घट चुका है और अब मतलब वो प्रेजेंट टेंस में ये बताने की कोशिश करते हैं। सो द बे ऑफ बंगाल इज़ नाउ एट द नॉर्थ पोल। द पैसिफिक ओशन जस्ट वेस्ट ऑफ पेरू इज़ एट द साउथ पोल। तो ये इधर पेरू में साउथ पोल शिफ्ट हो जाएगा और बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ पोल शिफ्ट हो जाएगा एज पर दिस रिसर्च। Greenland and Antarctica, now rotating equatorially in the torrid zone, find their ice caps dissolving madly in the tropical heat. Massive walls of water and ice surge towards the ocean, taking everything from mountains to plains in gushing, heaving paths, creating immense seasonal moraines. In less than 25 years, the ice caps are gone. क्योंकि वो ट्रॉपिकल हीट अब पहुंच जाएगी वहाँ पे और फिर उसके बाद 25 साल में वो सारी की सारी आइस कैप गायब हो जाएगी और फिर से वहाँ पे वो हैबिटेबल लैंड बन जाएगा। अभी वो नॉन हैबिटेबल है। एंड द ओशंस अराउंड द वर्ल्ड राइज ओवर 200 फीट विद द न्यू फाउंड वाटर। तो वो जो ओशन का जो वो है वो लगभग 200 फीट के आसपास ये राइज कर जाएगा इनके अनुसार। The torrid zone will be shrouded in a fog for generations from the enormous amounts of moisture poured into the atmosphere by the melting ice caps. So the next North Pole, as per this document, is will be at the Bay of Bengal basin, and the South Pole will be at the west of Peru somewhere. Yeah. And then the new Earth will be formed. और फिर वो एक न्यू जोग्राफी अर्थ की बन जाएगी। तो उसे थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। So new ice caps begin to form in the new polar areas. Greenland and Antarctica emerge with verdant tropical foliage. तो वहाँ पे फिर वो गर्मी बढ़ जाएगी और वहाँ पे वो ट्रॉपिकल प्लांटेशन फिर से वापस वेजिटेशन पहुँच जाएगी ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका में, जो अभी नॉन हैबिटेबल है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द न्यू अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन। जैसे अभी ग्रीनलैंड है वैसा फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ऑलमोस्ट, with only a few handfuls of survivors populating its vastness. New York lies at the bottom of the Atlantic, shattered, melted by earth fire and covered by unbelievable amounts of mud. Of San Francisco and Los Angeles, not a trace is left, like we have discussed earlier also. Egypt emerges from its Mediterranean inundation new and higher, still the land of the ages. The commonplace of our time becomes the mysterious Baalbek of the new era. तो इस तरह से ये नई धरती का विवरण करने की इनका प्रयास है या रहा है। सो एंड हाउ ह्यूमैनिटी एट लार्ज इज सीमिंगली प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो वो हमें किस तरह से मतलब ह्यूमैनिटी उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। एट लार्ज, नॉट इंडिविजुअली बट एट लार्ज। सो ये कि अर्थ ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, जो ये आर्टिकल है 2021 6 दिसंबर का ही है एशले कोई का। सो बेस्ड ऑन द ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे सारा जो भी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा कि अंटार्कटिका फिर से वापस हैबिटेबल स्पेस बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ पे वो जितना भी डेटा है जो भी तभी तो ये सारा इंटरनेट एक्सेट्रा और ये सारा हमारा डेटा सब कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह तो ये भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाह रहे हैं जिससे कि हम वहीं से शुरुआत कर सकें टेक्नोलॉजिकली। अदरवाइज़ वो सारा सब कुछ अगर कंट्रोल डिलीट हो गया तो फिर स्टोन एज में ना पहुंच जाए। तो उसके लिए ये एक अपना प्रयास कर रहे हैं, कितना सफल होंगे आई डोंट नो। सो बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट क्लाइमेट चेंज विल डिस्ट्रॉय अर्थ सून, अ सुपर कंप्यूटर इन अ जायंट ब्लैक बॉक्स इज अबाउट टू बी सेट अप इन तस्मानिया। The supercomputer black box was created to record all conditions leading up to a predicted global collapse. अब यहाँ पे मैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग उन सब के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनके एजेंडा को प्रोफेस नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल व्हाट इज़ गोइंग ऑन अक्रॉस और वो किस तरह से इट हैज़ अनफोल्डेड इन आर हिस्ट्री। सो या so the supercomputer or there are other things also. It's not कि I'm just considering it from the perspective of science. There are other things also which are in the backdrop of my mind from where I am discussing all these things. So yeah, so I'm not a scientific fool like I have discussed in the deep programming crash course also. So the supercomputer black box was created to record all conditions leading up to a predicted ग्लोबल कोलैप्स। तो उसके लिए ये ब्लैक बॉक्स वहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम टेक्नोलॉजिकली वहीं से
शुरुआत कर सके। सो इंडिस्ट्रक्टिबल सोलर पावर सुपर कंप्यूटर, अब वो सन रहेगा नहीं रहेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट, लेकिन वो अपना प्रयास कर रहे हैं। सो ह्यूमैनिटी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इट एट लार्ज। उसी के अंतर्गत ये जॉर्जिया गाइडस्टोन्स भी रखे गए थे, और इसे लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए, और हाँ इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है, क्योंकि ये इनकी मेंटेलिटी तो दिखाई रही है, मतलब उसे समझा ये खुद नहीं पा रहे हैं, और या उसे संभाल हम धरती को खुद नहीं पा रहे हैं। इनका जो पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव है उसके चलते ये सारा का सारा ठेका जो है वो पॉपुलेशन और इस पे डाल देते हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन जो जॉर्जिया गाइडस्टोन्स को रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि कल को अगर मान लीजिए कैटेक्लिज्म आ जाता है तो वो ये सोच रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ये गलती दोबारा से ना दोहराए, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, एंड पॉपुलेशन इज़ नॉट आर, ये तो मैंने बहुत एटलीस्ट 2013 में इसके बारे में कुछ लिखा था कि पॉपुलेशन इज़ नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट्स आर एसेट। लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ये सो कॉल्ड विजनलेस लीडर्स, जो ये इस तरह के जो गाइडलाइंस ये अभी भविष्य में जो लोग बचेंगे उन तक पहुंच जाए, इसलिए कई भाषाओं में इन्होंने इसे रखा है, और जिससे कि वो भविष्य में हम गलतियां ना दोहराएं। सो इट वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस कैटेक्लिस्मिक प्रिपरेशन। या इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मेंटेन ह्यूमैनिटी, ये अगली इवेंट के बाद लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन मत बढ़ाना, वरना फिर तुम तबाही कर लोगे, क्योंकि इनकी ये मान्यता है कि हम तबाही खुद ला रहे हैं, वेयर एज इट्स नॉट द केस, इट्स अ साइकिल, और ये साइकिल को समझते नहीं हैं। और ये तो 1980 के आसपास में ये हुआ था, तो साइकिल्स की समझ होती नहीं है, और ये सारा का सारा पॉपुलेशन एट्सेट्रा पे, बिकॉज ये जो है सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं, ये खुद भी कंडीशनड एक्सपर्ट्स फूल्स हैं, और ये मानते, ये कुछ चीज़ों पे सारा ठीक फोड़ देते हैं, और यही फिर संदेश आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम ये अगर अभी कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है कि हम इसे टाल दें, वेयर एज दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दीज साइकिल्स रियली वर्क एट द बैकड्रॉप। या बिकॉज साइंस का कुछ है वो स्पिरिचुअलिटी से तो कोई मतलब होता नहीं है, और वो जो है वो साइंस, इसलिए हमने इमर्जेंस ऑफ साइंस के बारे में चर्चा करी थी कि वो किस तरह से क्वांटिटेटिव स्टडी होती है एंड कॉन्शियसनेस को अलग कर देती है। सो ये कह रहे हैं कि मेंटेन ह्यूमैनिटी, ये संदेश दे रहे हैं कि मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर जो भी है 50 करोड़ इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर, गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनका ये मानना है कि पॉपुलेशन अगर कम होती तो हम ये इवेंट नहीं होने देते, और ये वार्मिंग एट्सेट्रा ना होती, और फिर ये सब कुछ नहीं होता। इन्हें नहीं पता है कि एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज, और वो सिंक्रोनाइजेशन कहाँ से हो रहा है, शिशु मार से जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो द ग्रेट ऑर्गेनिक गैलेक्टिक मशीन और द यूनिवर्सल मशीन विच इज़ मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो यूनाइट ह्यूमैनिटी विद अ लिविंग न्यू लैंग्वेज, इसीलिए अभी ये कोशिश कर रहे हैं वही वन वर्ल्ड एट्सेट्रा स्थापित करने की। ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम सबको संदेश अपना आसानी से पहुंचा सकते, और हम ये इवेंट को रोक पाते। मतलब हाउ फुलिश, बिकॉज दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग एनीवेज। रूल पैशन फेथ ट्रेडिशन एंड ऑल थिंग्स विद टेम्पर्ड रीजन, तो वही रीज़न और रैशनैलिटी को बढ़ावा देना है। प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशंस विद फेयर लॉज एंड जस्ट कोर्ट्स, लेट ऑल नेशंस रूल इंटरनली रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स इन अ वर्ल्ड कोर्ट, तो वही अभी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से दिखाता है हमें कि इनकी मानसिकता क्या है, और ये अभी भी उसी माइंडसेट में है कि हम इसे रोक सकते हैं अगर हम इस तरह से कुछ कर लें। तो ये नहीं, ऐसे नहीं रुकता है, बिकॉज साइकिल्स इस तरह से कार्य नहीं करती हैं। सो अवॉइड पेटी लॉज एंड यूजलेस ऑफिशियल्स, तो वही अभी हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूजलेस ऑफिशियल्स हैं उन्हें हटा के फेंको, और एक वर्ल्ड कोड बना लो, और एक कॉमन लैंग्वेज रख लो, और पॉपुलेशन को इस यहाँ तक कर लेंगे तो हमारा जो है वो कार्बन एमिशन एट्सेट्रा, ये अभी तक उसी एक अवधारणा में फंसे हुए हैं। बैलेंस पर्सनल राइट्स विद सोशल ड्यूटीज़, प्राइज ट्रूथ ब्यूटी लव, सीकिंग हारमनी विद द इन्फिनाइट, तो ये अभी ये सोचते हैं कि हम जो है सही राह पे हैं, तो वही ना अपने पूरे कमिटमेंट के साथ करते हैं जो भी कार्य। क्योंकि इन्हें लगता है कि हम लोग जो है वो सारी चीज़ों को समझते हैं, साइंस को ऐसा लगता है, साइंटिफिक माइंड को ऐसा लगता है, और ऐसा ही पढ़ाया गया है हमें पता नहीं कितनी शताब्दियों से। वेरएज क्योंकि हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर किस तरह से कार्य करता है, बिकॉज आध्यात्मिकता को मार दिया गया और हम केवल फिजिकल में अटक के रह गए। एनीवेज, सो बी नॉट अ कैंसर ऑन द अर्थ, तो ये लगता है कि हम लोग जो है यहाँ पे कैंसर है। लीव रूम फॉर नेचर एंड लीव रूम फॉर नेचर,
तो इसीलिए अब वो दोबारा से वो नेचर के लिए रूम रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये सब यहाँ पे क्लेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो हो तो सब कुछ नियति के अंतर्गत रहा है, और ये लेकिन ये लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसे टाल सकते हैं। और ये जो लिखा गया है वो इंग्लिश, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरेबिक, ट्रेडिशनल चाइनीज़ एंड रशियन, इन सब लैंग्वेजेस में इन्होंने ये गाइड स्टोन्स 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पे लगाए हैं। सो टुवर्ड्स द एंड ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है? यस, विष्णु केम अलाइव। हम लोगों को अभी तक संदेह रहता है, लेकिन ये लोग 1960 में ही इस रिसर्च तक पहुंच चुके थे कि विष्णु या बाकी जो भी हमारी कहानियां हैं, जैसे अयोध्या के बारे में वो मेंशन करते हैं, राम, कृष्ण, जो भी कुछ हुआ है, ओसाइरस, जो भी हुए हैं, वो सब कुछ मिथ्या नहीं है, वो सब सत्य है। सो ये कहता है यस, विष्णु केम अलाइव, अ मैन हु लिव्ड थ्रू अ कैटेक्लिज्म 70,000 ईयर्स बिफोर आवर टाइम। अब यहाँ पे विष्णु और कृष्ण दो अलग अलग चीज़ें हैं, और सो या वो मैं कभी और क्लैरिफाई करूँगा। मतलब है तो एक ही, लेकिन वो अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। सो अ मैन हु लिव्ड थ्रू अ कैटेक्लिज्म 70,000 ईयर्स बिफोर आवर टाइम, एक्चुअली 10 कैटेक्लिज्म्स अगो। Now he is known as the Hindu god of 10 resurrections from the waters. Osiris too was rediscovered. He was the Jesus of his time, a man of Egypt, some 15,000 years ago. Noah smiled at us from the pages of the Epic of Gilgamesh. He actually was a Sumerian named Utnapishtim, who lived around 6,500 years ago. The ark he built is more than a legend. तो जो भी हम मिथ करते हैं, कोई मिथ नहीं होता है, और मतलब जनरली कोई मिथ नहीं होता, उसमें करप्शन तो ऑफ कोर्स आया है, आता ही है, और वो अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, लेकिन एज सच मिथ्स आर हिस्ट्री, लेकिन हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए हम उसे मिथ्या का दर्जा दे देते हैं, और वही हम क्लैरिटी अभी लाने का प्रयास कर रहे हैं। या सो काउंटलेस टाइम्स, तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और कृष्ण जन्म खंड से लिया गया है, और उसी डॉक्यूमेंट में लिया गया है। वो क्या कहता है, मतलब वो हमारे स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ते हैं और उसे सही भी मानते हैं और उसे साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं, लेकिन हम लोग ही उसे संदेह में अभी तक पड़े हुए हैं। तो हमारा क्या हाल होगा? तो हमें सारी चीज़ों को समझना है, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअली भी, और फिर उन दोनों का कल्मिनेशन करके हमें एक ग्रैंड पिक्चर, कॉस्मिक पिक्चर, एक यूनिवर्सल पिक्चर अपने लिए क्रिएट करनी है, जिससे कि हम सशक्त हो सके। भविष्य में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसके लिए सशक्त हो सके। और इस तरह की जो ये फूलिश आइडियोलॉजी है कि अगर हम ये बचा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा और ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। एकदम से पॉपुलेशन को ख़त्म नहीं किया करके आप कोई चीज़ बचा सकते हो। अगर ये हम पहले से ही इसकी मिसमैनेजमेंट ना होने देते, तब भी हम इस साइकिल को तो मतलब हम रोक ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अभी हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी रहे होते, जो अभी हम बिल्कुल ही करप्टेड और बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ में ह्यूमन बीइंग्स अभी रह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 to 2%। या और वो भी 1 to 2% दे डोंट हैव दैट मेंटल पीस। सो अभी हमने करा क्या है? अभी हमने केवल फिजिकल इवोल्यूशन किया है, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन किया है, एक्सटर्नल इवोल्यूशन किया है, इंटरनल इवोल्यूशन तो हमने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम साइंस। तो हमारा जो दायित्व है, हमारा दायित्व है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को समझते हुए, उनका कल्मिनेशन करते हुए, फिर हम आगे के लिए सशक्त हो। भविष्य में कोई चीज़ आएगी वो तो आएगी ही, या कोई इवेंट होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन हम भविष्य के लिए प्रिपेयर हों और अपने उत्थान में लगे और आने वाली पीढ़ियों को सही संदेश दे करके जाएं, गलत संदेश ना दे करके जाएं, जो कि अभी दे करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एनीवेज, सो मोर ओवर आई हैव सीन द वर्ल्ड अराइज एंड वैनिश अगेन, like a tortoise shell coming out of infinite ocean and sinking back. I was present at the dawn and the twilight of the cycles, past counting in their numbers, nor could I count all the Indras and Vishwakarmas, even the Vishnus and Brahmas, following one another without end.
तो ये यहाँ पे ये बड़ी स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि आई कैन नॉट इवन काउंट, क्योंकि इन्फिनिट साइकिल है और इन्फिनिटी आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते जब तक आप पूरी अपनी यात्रा नहीं कर लेते स्पिरिचुअली, असेंड नहीं कर जाते। मतलब असेंशन को भी अब वही फॉल्स असेंशन मैट्रिक्स में काफ़ी लोग हैं। तो एनीवेज, सो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और कृष्ण जन्म खंड साफ साफ बता रहा है। और वो तो अगर इन्फिनिटी की समझ होगी तो वो मतलब कोई ये नहीं कि उसे बताने की आवश्यकता पड़ेगी उसमें, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसे यहाँ पे लगाया हूँ। सो आई वॉज प्रेजेंट एट द डॉन एंड द ट्वाइलाइट ऑफ द साइकिल्स, past counting in their numbers, and I cannot even count, he says, the scripture says, all the Indras and Vishkarmas, द विष्णुज और द ब्रह्माज। तो मतलब जो विष्णु है या जो ब्रह्मा है या जो इंद्र है वो भी काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज इन्फिनिटी को आप नहीं अपने पैमाने पे तो नाप ही नहीं सकते हो ना। अगर आप उसे नाप दिया तो वो इन्फिनिटी क्या है। सो जैसे ब्रह्मा और विष्णु की कहानी भी है, उस कहानी में मैं कभी और जाऊँगा। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस अनलेस एंड अनटिल वी गेट आउट ऑफ इट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड आफ्टर सरेंडरिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप इन्फिनिटी को नहीं नाप सकते। तो विष्णु ने वो कह दिया था कि हाँ मुझे नहीं मिला इसका अंत, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया था हाँ मुझे, और अपने कमल के फूल से भी झूठ बुलवा दिया था। वही लोग अभी हम करे जा रहे हैं अपने आप के साथ, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वी कैन नॉट, देयर इज़ अ लिमिट, और उसके आगे आप इन्फिनिटी को नहीं नाप सकते हो, और उसे फिर स्वीकार करना पड़ता है कि इन्फिनिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। तो विच विष्णु डिड, एंड दैट्स वाई विष्णु वर्शिप इज देयर एंड ब्रह्मा वर्शिप इज नॉट देयर एज पर द लेजेंड। या तो इनकी साम 46 क्या कहता है, देयर फोर विल नॉट वी फियर, हमें डरना नहीं है कि ये होगा होगा होगा, ये तो चलता ही रहेगा, ये साइकिल ही ऐसी है। एंड नथिंग डाइज, ओनली द फिजिकल बॉडी डज। या so therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, so we shall not fear कि ऐसा हो, हम बचा लेंगे अपने आप को, या वो सब कुछ तो मैनेज हो रहा शिशुमार कर रहा है। सो इसीलिए सबसे पहले शिशुमार के बारे में हमने चर्चा करी थी, और वो कॉस्मिक मिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को जनरली होती नहीं है। सो एनीवेज, सो लेट्स रैप इट अप। सो यस, नोआ, एडम एंड ईव, ओसाइरस, ताउरोए, जूस एंड विष्णु हैव मच डीपर मीनिंग्स नाउ। ये कंक्लूडिंग अपना डॉक्यूमेंट में ये करते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद कि हाँ ये सब कुछ ऐसे ऐसे हुआ है स्थापित करने के बाद, वरना तो हमारे लिए कोई डीपर मीनिंग होता ही नहीं है। हम सोचते हैं पता नहीं आए होंगे नहीं आए होंगे, संदेह के कन्फ्यूजन रहता है, संदेह रहता है मन में। तो ये आगे कह रहे हैं कि दे हैव मच डीपर मीनिंग्स नाउ, एंड एज दे जॉइन हैंड्स एंड वॉक विद अस, वी हियर एडम एंड ईव सेइंग, लिसन, फॉर नाउ वी कैन ट्रूली शेयर आवर स्टोरी विद यू, विच आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू विद यू नाउ। क्योंकि जब हम उसे पूरा अंडरस्टैंड करेंगे और जब हम उससे बाहर निकल जाएंगे, जब कैटेक्लिज्म हो जाएगा, एक्चुअली में ये वहाँ का उनका कंक्लूजन है। तो कैटेक्लिज्म होने के बाद वो कह रहे हैं कि लिसन नाउ, एडम एंड ईव आर सेइंग लिसन नाउ वी कैन ट्रूली शेयर आवर स्टोरी विद यू, बिकॉज जब तक वो होगा नहीं तब तक आप उसे समझेंगे नहीं। सो या मतलब ये उनका साइंटिफिक माइंड है, लेकिन एक स्पिरिचुअल आई होती है जिससे आप वो समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, फिजिकल आई से वो तभी समझा जा सकता है जब हम वो घटनाक्रम या इवेंट हो चुका होता है। सो एंड हेंस वी हैव ट्राइड टू शेयर विद यू आवर कॉस्मिक स्टोरी इन अ जिस्ट। इट्स अप टू यू नाउ टू डिसिफर इट, टू रिसीव इट, for reception is far more important than retelling this cosmic saga, which is literally infinite. Just develop your eye so that you can distinguish between what they say is truth and what they say is a myth, and prepare yourself accordingly for what is yet to come, yet to arrive. तो हमें उसी तरह से हम अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो अपना जो मैसेजिंग एक्सेट्रा जो ये जॉर्जिया गाइडस्टोन में लगा रहे हैं, हम अपनी तरह से वो अगर ऐसा कोई कैटेक्लिज्म होता है तो वो भविष्य में किस तरह से वो संदेश पहुंचाना है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हम सत्य को जानेंगे, जब हम इन्फिनिटी को जानेंगे, जब हम इस कॉस्मिक स्टोरी को समझेंगे, जब हम इस कॉस्मिक सागा को रिसीव करने की क्षमता होगी, सिंसियरली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और या सो दिस सीरीज़
ends here. See you some other time.